दिन के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस के सबसे बड़े शो दंगल में स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिलने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हो गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश की सियासत में अपना जवाब मांग रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए मामला और तब बिगड़ गया जब समाजवादी पार्टी ने एमवे से अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे पहले ही ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जता चुकी थी। सवाल यह भी है कि क्या गठबंधन के नेताओं को ही अब कांग्रेस या यूं कहें कि राहुल गांधी की अगुवाई स्वीकार नहीं? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों और मुद्दों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट और फिर कराते तारुफ मेहमान से। देश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष के इन दिग्गज नेताओं ने नया मोर्चा खड़ा किया। नाम दिया इंडिया गठबंधन। कोशिश नई थी, लिहाजा बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोश भी भरपूर था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और रही सही कसर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने मानो पूरी कर दी है। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूँ और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल तो हुई, लेकिन गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर इंडिया अलायंस में खलबली मचा दी है। अबू आजमी के साथ साथ जब ये जानकारी सामने आई कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मन में भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का बीज फूट रहा है, तो नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। No, Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जिस तरीके से सबका समायोजन करके किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और निश्चित तौर से कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में और सबको साथ ले चलने की भूमिका में हमेशा काम किया है और कांग्रेस ही आगे लेकर चलेगी। यूं तो इंडिया गठबंधन का कोई घोषित अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को सांकेतिक मुखिया जरूर मानती है। लेकिन एनसीपी शरद गुट के खुलकर ममता का समर्थन करने से तकरार सामने आ गई है। वहीं गठबंधन की एक अहम पार्टी आरजेडी अलग ही सुर अलाप रही है, लालू प्रसाद यादव के नाम का। आदरणीय लालू प्रसाद जी, ममता दीदी, तमाम जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सब लोग बीजेपी को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और मजबूती के साथ अपने अपने राज्यों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में अभी विजय मिली है इंडिया गठबंधन की। बंगाल, झारखंड, बिहार सब तो पड़ोसी राज्य हैं और बिहार की बारी है, बिहार में भी 25 में जीतेंगे। संसद में लोकसभा में बैठने की व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पहले से ही मतभेद और मनभेद चल रहा है। एक और जहां इंडिया गठबंधन का निर्माण एनडीए के खिलाफ हुआ था, वहीं कई राज्यों में ये आपस में ही लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब और हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और 2025 चुनाव में भी आसार इसी के हैं। इंडिया गठबंधन में इस सिर्फ फुटअव्वल पर एनडीए की भी नजर है। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं श्री अखिलेश यादव, कहीं मोर्चा संभाले हुए ममता बनर्जी, कहीं मोर्चा संभाले हुए केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है और इनको स्पेस भी नहीं देना चाहती। इस गठबंधन में जो है वो
खानदान अनेक, ख्वाहिशें एक, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो ऐसे बहुत सी ख्वाहिशें हैं। हर व्यक्ति जो है वो अब, और आगे की तो कोई संभावना दूर तक उनको जो है वो दशकों नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इसलिए कम से कम गठबंधन के ही जो है मुखिया बन जाए। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में लगे झटके से इंडिया गठबंधन में साइड इफेक्ट दिखने लगा है। आगे इम्तिहान और भी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर से हमारे साथ इस वक्त हैं। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी के, सुनील यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के, इस वक्त हमारे साथ हैं, और मनोजीत मंडल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अजय वर्मा जी, ये किसका साइड इफेक्ट है जो इंडिया गठबंधन में दरार के तौर पर दिख रहा है? देखिए अर्पिता आर्य जी, ये केवल जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उस तरह से भाजपा का जो एआई है उसकी देन है, उसकी उपज है। और जो एनडीए गठबंधन के 47 दल हैं, जिसे कहते हैं हम अकेले लड़ते हैं, उसकी उपज है। हमारे यहाँ कोई, देखिए हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है इंडिया अलायंस के अंदर। हमारे यहाँ हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया के जो हमारे घटक हैं, इंडिया की मजबूत मुद्दों को उठाते हुए फालतू मुद्दों के ऊपर खारिज करते हुए उसको आगे बढ़े, और उसके तहत अपनी अपनी पार्टी अपने अपने विचार रखते हैं। यहाँ कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिस तरह का प्रोपोगंडा, जिस तरह की क्रोनोलॉजी एनडीए द्वारा या भाजपा द्वारा या इनके आईटी सेल द्वारा दिखाई जा रही है। ममता जी अपना विचार रख रही हैं। कोई बात है कहने की, भाई पार्टियां हैं देश में, अगर रहा सुप्रिया सुले वो अपना विचार रख रही है, तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि वन मैन शो हो और अधिनायकवाद हो कि यहाँ केवल एक ही आदमी की चलती है, पार्टी छोटी है, आदमी बड़े हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ बार बार ये बात कि एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, दिखाने को देखते रहिए, कुछ होता रहिए, ऐसा कुछ है नहीं। और जब भी मजबूती से कोई स्टेज आएगी, देखिए गठबंधन लोकसभा के चुनावों के लिए हम लोगों का था। अब जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो सहमति बनती है क्षेत्रीय नेताओं पे। लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और जिला पंचायत और नगर निगम के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। तो सिचुएशंस के आधार पर रणनीति तय होती है। ऐसा नहीं है कि हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी और हमारा गठबंधन था विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा में तो हमारा सारे 26 दलों का गठबंधन था। तो विचार हैं, विचार सबको रखने चाहिए, और विचारों से ही आपस की एक दूसरे की कोई जानकारी अगर मिलती है तो उसका आपस में एक दूसरा मिल बैठकर सुधार कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज पे बड़ा हमें आश्चर्य होता है कि एनडीए की गठबंधन नहीं, मैं बता तो रहा हूं, नेतृत्व हमारे सारे लोग हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो और हमारे नेता हैं, खड़गे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं। हाँ। नहीं, नेतृत्व इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस पार्टी का नहीं, मैं फाइनल मैं कर तो दूं। हाँ, इंडिया गठबंधन का सर। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमारी देश की लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी कुछ समय के लिए आ गई है, तो ये तो पार्टी है, लोगों की दिमाग है, डिमांड है, अब इनको स्वीकार करा है, इन्हें ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। केवल उसको इसीलिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मानसिक दिवालियापन की खोखली उपज है, और किसी का नहीं है। सब लोग साथ हैं और एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी कोई भी इसमें वो नहीं है। ठीक है, मैं नहीं इनकार कर रही आपकी बात से, मैं ये पूछ रही हूँ नेतृत्व कौन कर रहा है इंडिया गठबंधन का? देखिए जब ऐसा मुद्दा आएगा चुनाव का, कोई या सरकार बनाने का मुद्दा आएगा, तो हम लोग सहमति से मिलकर आपस में तय कर लेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, किसका करेगा। जब ये कांग्रेस पार्टी, मेरा अगला सवाल सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी तय ही नहीं है, हम लोभी लालची नहीं, समझ गई सर, आप ये कह रहे हैं अभी तय नहीं है। अगर ये तय नहीं है तो ममता बनर्जी ये क्यों कह रही हैं कि इसका नेतृत्व करने वाले से ठीक से चला नहीं सकते? अगर सबकी भागीदारी है तो वो सबको इंक्लूड करती है। वो कहती है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो ठीक ढंग से चला नहीं सकते, तो मुझे मौका दे दीजिए। तो वो किसको कह रही है कि नहीं ठीक से चला पा रहे, वो कौन है? इसीलिए तो उनका बता रहा हूँ। हाँ। ममता जी एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द गठबंधन, और उनको डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, ममता दीदी के साथ हमने भी काम करा। यूथ कांग्रेस की वो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थी, हम भी प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। ममता जी अपना पक्ष रख रही हैं कि भाई अगर कोई चीज है तो आइएगा, तो हम लोग सहमति से मिलकर सारी चीज करेंगे। राहुल गांधी जी देखिए पूरे देश में
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर यात्रा करी। अभी हर मुद्दे पर मुखरता के साथ एलओपी हैं अभी वो, इसलिए कोई दिक्कत कहीं किसी तरह की नहीं है। हम ये जो खोखलापन है एनडीए का, इसका हम इसके चक्कर में, इसके चक्रव्यूह में नहीं आना चाहते। फिर मैं आज कहना चाहता हूं, पहले जो गोरे अंग्रेज थे वो फूट डालो और राज करो की नीति क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। अब आजकल भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल यही काम कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल करिए, अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम सत्ता के भोगी नहीं है, हम सत्ता के लिए ईडी, सीबीआई, चौंकाने वाली बात चुनाव आयोग का दुरुपयोग नहीं करते। इस तरह की जो लड़ाई या संघर्ष की स्थिति पैदा होती है वो तब जब आप जीत जाते हैं तो उसमें किसका नेतृत्व ऊपर रहेगा उस पर लड़ाई होती है। यहां जिस तरह स्थिति इंडिया गठबंधन की नजर आती है उस पर भी अब इस बात पर लड़ाई छिड़ी है कि नेतृत्व कौन करेगा। मुझे आप ये बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी जब ऐसी पेशकश सामने रख रही हैं तो सुप्रिया सुले भी साथ दे रही हैं, समाजवादी पार्टी भी साथ दे रही है, कांग्रेस पार्टी क्या साथ देगी? उनको मान लेगी स्वाभाविक नेता के तौर पर नेतृत्व करते हुए ममता बनर्जी को? अगर हमारे, देखिए, हाई कमान हमारा निर्णय लेगा तो हमारे यहाँ कोई डाउट नहीं है किसको क्या मानना नहीं मानना। मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ ये काम नहीं होता कि पहले प्रधानमंत्री जी ईडी सीबीआई से धमकाए, अजीत पता एनसीपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बता देते हैं, फिर 70,000 करोड़ का आरोप लगा के जेल की धमकी देते हैं, और जब इनकी पार्टी में आके डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो हद तो तब होगी, पहले ईडी पोर्टल से नाम गायब हो गया, अब आईटी इनकम टैक्स ने उनकी 1,000 की जो प्रॉपर्टी थी उसे रिलीज कर दिया और कह दिया कि ये तो प्रॉपर्टी इन्हीं की थी। तो ये पूरा देश देख रहा है। उधर अडानी साहब, मुडानी साहब के साथ मैं अजय जी एक बात समझना चाहती हूँ, ये हमेशा डिनाइड मूड में रहना क्या कांग्रेस को भारी नहीं पड़ रहा है? मुझे ये समझाइए। अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो आपने समझा दिया कि देखिए कहीं गड़बड़ नहीं, आप डिनाई कर रहे हैं, किसी भी दरार से, किसी भी खटास से आप डिनाई कर रहे हैं। वैसे चुनावों में हार के बाद जिस तरह कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती चली गई, उससे भी आप डिनाई करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो साहब इनकी चाल है, ये ईवीएम खराब कर रहे हैं, हम तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम अच्छा करेंगे। कि डिनाइड जो स्थिति रखना है कांग्रेस को, ये क्या भारी पड़ रही है क्या? 10 सेकंड बता रहा हूं जी, 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड। देखिए, हम हारे कहाँ हैं? हरियाणा में हम चुनाव जीते, हमारी 6 सीट बढ़ी हैं और 12% वोट बने। इनकी सरकार थी, इन्होंने बना ली। झारखंड में हमारे को 4 सीट एक्स्ट्रा मिली है, हमने सरकार टूटर बहुमत से बनाई है। कश्मीर में हम सरकार, राष्ट्रपति रूल था, हमारी सरकार बनी है। महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी से सरकार ली थी और चुराई गई सरकार थी। अब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं आंकड़े रख देती हूँ। 2020 से अगर हम स्थिति देख ले, 19 के बाद से किस तरह कांग्रेस गई, लंबी लिस्ट है लेकिन सर समय ले रही हूँ और आपको बताऊं, 70 सीटें आप दिल्ली असेंबली इलेक्शन में लड़ते हैं, 0 पाते हैं। बिहार में सर 243 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 19 सीट जीत पाती है। 21 में आ जाइए, असम में 126 सीट पर लड़ती है कांग्रेस, 29 लाती है केवल। केरला में 140 में से 21 लाती है। पुदुचेरी में 30 में से 2 कांग्रेस पार्टी केवल ला पाती। तमिलनाडु में 234 पर चुनाव लड़ती है और 18 ले आती है। वेस्ट बंगाल में 2022 में आप समझिए 294 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है और 0 पर आती है। 2022 में गोवा में आप देख लीजिए 40 सीट पर लड़ती है, 11 सीट पर आ जाती है। गुजरात में 182 सीट पर कांग्रेस ताल ठोकती है लेकिन 17 सीटें ही जीत पाती है। हिमाचल में 68 में से सिर्फ 40, पंजाब में 117 में से सिर्फ 18, उत्तर प्रदेश में 403 सीट में से सिर्फ 2, उत्तराखंड में 70 सीट में से कांग्रेस सिर्फ 19, मणिपुर में 60 सीटों में से सिर्फ 5, 23 में आ जाइए त्रिपुरा में देख लीजिए 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है, 3 जीत पाती है। नागालैंड में 60 सीटों पर लड़ती है, 0 यानी एक भी सीट नहीं मिलती। मेघालय में 60 सीटों पर लड़ती है, 5 सीट जीत पाती है। कर्नाटका में चल लीजिए 124 में से 135, इसको आप उपलब्धि के तौर पर चलिए गिना लीजिए। मिजोरम में जाइए 40 सीट में से सिर्फ 1, मध्य प्रदेश में 230 के सीटों पर लड़ती है, 66 सीटें जीत पाई। छत्तीसगढ़ में 90 में से 35, राजस्थान में 200 में से 70, तेलंगाना में 119 सीटों में से 64। अब आप आंध्र प्रदेश 2024 आ जाइए 175 में से 0, ओडिशा में 147 में से सिर्फ 14, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पर लड़ती सिर्फ 1, सिक्किम में 32 में से यानी खाता वहां भी नहीं खुला, वहां भी 0, जम्मू कश्मीर में 90 सीट पर आप लड़ते हैं 6। आप दूर बहुत मत जाइए, अगर हम यहाँ पे एमवीए वाले में जो अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र में हुए हैं, सीटों को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। कांग्रेस किसी भी तरह से नीचे आने को तैयार नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। 101 सीटों पे आपने फाइट की और 16 सीटें केवल आप जीत पाए। यानी आप ये मानते हैं बार बार कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी नहीं देखते और सीटों को लेकर यानी सीट भी आप ज्यादा चाहिए, परफॉर्म भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जितने साथ वाले हैं वो तो सवाल उठाएंगे ना सर आप पे।
पूरे गठबंधन की सीट आप बताइए, गठबंधन की सीटें बता रही हैं, पूरे स्टेट के कांग्रेस को जिता रही हैं। देखिए, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, झारखंड में हमारी सरकार है। हम और जहां जहां जीते हैं, अगर कश्मीर की बात करते हैं तो हम सर नहीं, जहां जीते हैं वहां ईवीएम ठीक था, मिला के तो एनसीपी। सर जहां आप जीते वहां ईवीएम सही काम कर रहा था, चेक करवाया था आपने? ईवीएम के ये एक सिस्टमेटिक तरीके से कैप्चरिंग बाय द ऑफिसर्स, बाय द ईवीएम, बाय द जहां आप जीत रहे हैं वहां कोई कैप्चर नहीं हो रहा है, और जहां जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जिस तरह एक हार हुई शर्मनाक, हरियाणा में जैसे हार हुई, उसमें तो ईवीएम दिख जाता है। फिर आप यहाँ पे बैठ के ये भी चौड़े होकर बता रहे हैं कि देखिए यहाँ हमने सरकार बनाई, या तो वहां ईवीएम दोनों ही जगह खराब होगा या सिर्फ एक जगह आपके हिसाब से खराब हो रहा है, ये भी सर समझ नहीं आ रहा, ये तो समझा दीजिए। ईवीएम तो हमने अगर दम है तो देखिए, आप बैलेट से चुनाव करा लीजिए, वर्ल्ड की सारी कंट्रियों में बैलेट से हो रहे हैं, ना कर ना डर। ईवीएम 100% हम चाहेंगे अगला चुनाव या तो बहिष्कार कांग्रेस पार्टी करेगी। सर जहां जहां आप गिना रहे हैं यहाँ सरकारें बन गई, कैसे बन गई? सरकार कैसे बना ली फिर कांग्रेस ने? हम नहीं कह रहे, पूरे देश के लोग कह रहे हैं, पूरे देश में कह रहे हैं कि ईवीएम डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है। चुनाव आयोग सरकार बनी, वहां सरकार कैसे बनी सर, ये बताइए। चुनाव आयोग, हमारी सरकार वहां लोकतंत्र से बनी है, और इनकी जहां सरकार बनी है वहां तंत्र से बनी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां आप नहीं जीते वहां लोकतंत्र नहीं था, और जहां आप जीत गए वहां लोकतंत्र है। वहां अडानी तंत्र था, वहां ईवीएम तंत्र था, वहां ईडी था, वहां समझ गए सर, समझ रहे हो, दर्शक भी ये समझ रहे हैं। ठीक है, आप समझिए ये लोगों में। ठीक है मनोजीत मंडल, ठीक है सर, चर्चा में और मेहमान भी है, उनका भी जरा रुख कर लें, आपसे लंबी बातचीत हो गई। मनोजीत मंडल जी, क्योंकि आप टीएमसी के पक्ष भी रखने के लिए यहां पर हैं, जरा बताइए, ममता बनर्जी तो पेशकश कर रही हैं, लेकिन वो भी कह रही हैं कि जो नेतृत्व अगर सही से काम नहीं कर पा रहा है, कर कौन रहा है नेतृत्व इंडिया गठबंधन का? अनकहे तौर पर कांग्रेस ही है, या आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये बहुत दिनों से ऐसा हमने जो देखा है, का जो बयान है, खासकर कहा है कि अगर कोई चाहे, अगर उनको अपॉर्चुनिटी तो शी कैन लीड द फ्रंट। बंगाल से ही उन्होंने ये दे सकती है, और इतिहास कहती है, इंसिडेंटली 2 दिन पहले ही ममता दी का 40 साल पूरा हो गया उनके सांसद होने का। 84 से 84 से जो सांसद है, 84 से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में है, उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा के बारे में मैं क्या बात करूं, बोलो। ये दिख रहा है, देश को पता है, ममता दी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन द कंट्री, एंड मेरे लगता है इंडिया जी के बाद सबसे अच्छे और सबसे अधिक ये फीमेल लीडर है इस देश में। तो वो उनको अगर नेतृत्व मिले तो शी विल लीड इट, बट हाउ इट विल हैपन, किसने होगा, ये सबको मिलकर तैयार करना पड़ेगा। उनके नेतृत्व के बारे में, उनके क्रेडिबिलिटी के बारे में किसी का कोई शक नहीं हो सकता है, और यही एक पॉलिटिकल लीडर है इस ईस्टर्न रीजन में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ईस्टर्न रीजन में जो बीजेपी को टक्कर दे रही है, बीजेपी को चुनौती दे रही है, और लगातार बीजेपी को हरा रही है। तो ये और मोदी जी के बहुत पहले से ये इनको देश में पता चल गया था। मोदी के पहले सबको अगर पता चल गया, इंडिया गठबंधन में किसको पता नहीं चल रहा है, या कौन आपको लगता है रोड़ा है जो नेतृत्व में तैयार नहीं है ममता बनर्जी के लिए, और अभी तक नेतृत्व कर कौन रहा था, ये भी जरा बता दीजिएगा सर। इस देश में एक तरह का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, आप मोदी वर्सेस हु, ये आप लगातार ये आप नैरेटिव चला देते, तो इसी नैरेटिव अगर होगी, अब मुझे लगता है ये भी होगा 2029 में, तो आप मोदी वर्सेस हु इस नैरेटिव में ममता दी के सिवा और कौन हो सकते हैं टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, लोगों को मान लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीएमसी अकेला देश में सरकार कर लेगी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस अकेला देश में सरकार कर लेगी। ये हम लोगों को मैच के तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अदर हेल्प ये पॉलिटिकल जो आप नैरेटिव जो आप गठबंधन है, एक पार्टी और दूसरे पार्टी, 3 पार्टी के ये देश में ये प्रमाण हो गया है। ठीक है, सुनील यादव जी, मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रही हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तक तो साथ चल ही रही थी, कांग्रेस भी दम भर रही है, सारी पार्टी, लेकिन यहाँ पर यहाँ महाराष्ट्र में क्या हो गया, ऐसा क्यों अलग हो गए? देखिए पिताजी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है, हम सब लोग बाईमानदारी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दल जो बात संविधान इजाजत नहीं देता है, ये देश लोकतांत्रिक है, ये संवैधानिक देश है,
ये धर्म के आधार पे, जात के आधार पे चलने वाला देश नहीं है, और ना ही धर्म और जात के आधार पर कोई हमारा गठबंधन चल सकता है। तो स्वाभाविक है अगर कोई संविधान के खिलाफ बात होगी, कोई इस देश के ताने बाने को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात होगी, तो स्वाभाविक है समाजवादी अपने रास्ते पर चलेगी। और हम समाजवादी लोग हैं, संविधान पर भरोसा है, हमारे देश की जो एकता अखंडता है उस पर भरोसा है, जो भाईचारा है उस पर भरोसा है। हम आस्थावादी हो सकते हैं, हम धर्म को मानते हैं कि हमारा निजी तो पहले से ही पता रही होगी उनकी, अचानक से तो पहले भी आप उनके बयान सुनते रहे होंगे, जब वो बीजेपी के साथ थे तब उनकी विचारधारा क्या थी वो सब तो आपको पता ही होगा। फिर आप उनके साथ थे क्यों? क्योंकि जब आप सवाल पीडीपी के साथ उठा देते हैं कि पीडीपी के साथ कैसे बीजेपी आ गई, तो ये सवाल फिर आपके साथ भी कि वैसे विचारधारा के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी फिर कैसे जुड़ी? नहीं, हम शिवसेना के साथ नहीं थे, ना शिवसेना के साथ हैं। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, शिवसेना इंडिया गठबंधन में है। शिवसेना चाहे तो इंडिया गठबंधन में रहे, चाहे चली जाए, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर तो मस्जिद के नाम ठीक पर, है सर, शिवसेना के साथ आप थे नहीं तो शिवसेना की वजह से छोड़ा क्यों? शिवसेना की वजह से हमने भाई शिवसेना की अगर बात हमको पसंद नहीं आएगी तो हम अपनी बात रखेंगे। शिवसेना देश तो नहीं है, पूरे एमवीए से अलग हो गए ना सर। महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना से अकेला नाता ना आपका जुड़ा था, ना अकेले उनसे टूट सकता है। टूटेगा तो वो जिसकी बात आप कर रहे हैं गठबंधन की, एमवीए गठबंधन, बड़ा गठबंधन, उसी से आपने नाता तोड़ लिया। देखिए अर्पिता जी, ये क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो मिलाकर के एक बड़ा इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन की हर राज्य में अलग अलग भूमिका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होगी, माननीय अखिलेश यादव जी की होगी। यही इसी तरीके से इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए और गठबंधन धर्म निभाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अब कांग्रेस सबको नहीं जोड़ पा रही, नहीं तालमेल कर पा रही है, तो ये आप कांग्रेस से पूछिए। अच्छा, ममता बनर्जी जिम्मेदारी निभा सकती है अगर कांग्रेस नहीं निभा रही? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी का बड़ा सम्मान करते हैं। वो सीनियर नेता हैं, उनका अनुभव है, लेकिन निभा सकते हैं नहीं निभा सकते हैं ये गठबंधन के सारे नेता मिलकर के तय करेंगे। हमारे नेता से ममता बनर्जी जी के रिश्ते अच्छे हैं, तो हम इस बात को आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर सकते हैं कि वो अनुभवी हैं, वो लड़ाकू हैं, वो समझौता नहीं करती हैं, वो घुटने नहीं टेकती हैं, वो किसी भी चीज से डरती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि वो बड़ी नेता है, बड़ा अनुभव है। ठीक है सुनील जी, जब एक तीर जैसा आपने जिक्र कर दिया ना, एक तीर जब छोड़ते हैं आप तो हर चीज के देखिए एक तरफ के पहलू और दूसरी तरफ दोनों के पहलू होते हैं। आपने कहा घुटने नहीं टेकती, तो कोई तो ऐसा नेता होगा जो घुटने टेक देता होगा। आपने कहा कि वो जुझारू नेता हैं, मेहनती हैं, अनुभवी हैं, तो कोई तो ऐसा होगा जो जुझारू नहीं है, अनुभवी नहीं है। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्लियर कर पाएंगे क्या? देखिए, मैं किसी का नाम लूं, किसी की तरफ इशारा करूं, उससे पहले मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन में जो बहस है कि इंडिया, भाई समाजवादी पार्टी ने यही बात तो कही, इंडिया गठबंधन के नेता या हमारे नेता, भाई हमारे नेता राहुल गांधी नहीं हो सकते ना। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई फैसला लेना होगा तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, यहां राहुल गांधी जी नहीं हो सकते। बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता लालू जी या तेजस्वी यादव जी। मैंने फिर कहा कि माने अगर आप बंगाल जाते हैं तो बंगाल में नेता कौन होगा? तो ये एक बड़ी बहस है और मुझे लगता है कि किसी सीनियर नेता को अगर वो नेतृत्व करे तो और सारे लोग सहमत हो जाएं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये सारी ताकत दिखाने की ही मंशा कि गठबंधन में किसका नेतृत्व बड़ा होगा, क्या ये इस तरह से आप देखते हैं कि खानदान तो अनेक है लेकिन सबकी ख्वाहिश एक दिखती है? देखिए, हर किसी को नेतृत्व तो करना है ना। जैसे अभी आप ही की डिबेट में भाई सुनील साजन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस का नेतृत्व वो अखिलेश यादव जी करेंगे, बिहार में इंडी अलायंस का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी जी करेंगे। तो ममता बनर्जी की अपनी ख्वाहिशें सामने आ चुकी हैं।
स्टालिन की अपनी ख्वाहिशें हैं, तो स्वाभाविक तौर पर शरद पवार की पुत्री जो है वो ममता बनर्जी के समर्थन में उनका वक्तृत्व आप ही ने दिखाया। तो ये ख्वाहिशें साफ तौर पर दिखाई तो दे रही हैं, कोई छिपी हुई ख्वाहिशें तो है नहीं। ये ख्वाहिशें सार्वजनिक तौर पर प्रकट की जाने वाली ख्वाहिशें हैं और एक दूसरे के विरुद्ध बातें भी की जा रही हैं। अबू आसिम आजमी ने जो है जिस तरह से बात की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के खिलाफ, ठीक उसी समय पर आदित्य ठाकरे का भी बयान आया और आदित्य ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब समाजवादी पार्टी को कोई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह दे और श्रीमान सुनील यादव उसके बाद उसको अगर अपना गठबंधन का साथी मान ले, तो ये इनके लिए संभव नहीं है ना, इनके लिए कठिन प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर तमाम विसंगतियों को एक स्थान पर सजोने का प्रयास तो हुआ है, लेकिन वो विसंगतियां सुश्री ममता बनर्जी ने जब श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे उसमें उनको बंगाल नहीं घुसने दिया। सबके सामने है कि किस तरह से जो है उनके खिलाफ, जब पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे अधीर रंजन चौधरी, और वो खुलकर जो है ममता बनर्जी के खिलाफ बातें किया करते थे। किससे छिपा हुआ था? अधीर रंजन चौधरी का सारा अभियान ममता बनर्जी के खिलाफ था, हर कोई जानता है इसको। और ममता बनर्जी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ऐलानियां कहा करती थी, ये सबके सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने अलावा और किसी को बी सी डी टीम का कोई वर्गीकरण नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है वो एक दूसरे पर तंज कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बी सी डी टीम होने का वर्गीकरण करते रहते हैं। अब इनके वर्गीकरण का कारण क्या है, ये समझ से परे है। ये बड़ी बात है सुनील जी, क्योंकि बी टीम तक बता दिया गया है, इस पर तो एक रिएक्शन बनता है आपका। देखिए, मैं केवल एक बात कह सकता हूं, आज तक पे आपके कार्यक्रम में कि समाजवादी पार्टी इकलौती देश की वो पार्टी है जिसने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया, मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से रोका है। अगर किसी ने बीजेपी को रोका है तो समाजवादी पार्टी है। उस पार्टी को अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, उन नेताओं को जिनको लगता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी हो सकती है, उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। हमारी बस यही शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ रहें और अपनी जांच कराएं। राजीव रंजन जी, देखिए अब क्योंकि बात चल रही है तो हर राज्य से दावेदारी आ रही। बंगाल से ममता बनर्जी उठकर कह रही हैं कि भाई हमें नेतृत्व दीजिए। अब आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी बिहार से उठकर कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के असली आर्किटेक्ट जो है वो लालू यादव है। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले ये इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं है। अब ये केवल एक औपचारिकता मात्र है कि इसका विसर्जन समारोह ये आयोजित करें। देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन जिस समय नीतीश कुमार जी ने इसकी बुनियाद डाली, नीतीश कुमार जी के रहते हुए इंडिया के दो घटकों के बीच मध्य प्रदेश की टिकट बंटवारे को लेकर के काफी द्वंद्व सामने उभर करके आया। अखिलेश यादव जी और कमलनाथ जी के बीच का जो संवाद था वो कतई राजनीतिक विमर्श की जो मर्यादा है उसके अनुकूल नहीं था। और उसके बाद आज ममता दीदी का जो बयान है कि वो गठबंधन की अगुवाई कर सकती है, तो वो गठबंधन में है कहाँ? जो चुनाव वहां हुए लोकसभा के, अगर ये लोकसभा के लिए गठबंधन बना था, ऐसा अभी तीनों पैनलिस्ट जो यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो बोल रहे हैं, तो उस चुनाव में तो टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के खिलाफ लड़ रही थी। डी राजा का बयान आया और सीपीआई भी सहज नहीं दिखती है और निसंदेह उन्हें असहज होने का अधिकार है, इसलिए कि जिस तरह से वायनाड के चुनाव को लेकर पहले राहुल गांधी और फिर उसके बाद प्रियंका जी, तो लेफ्ट के हिस्से में चाहे वो बंगाल हो, त्रिपुरा हो, केरल हो, जहां उनके स्टेक्स थे, इन तीनों ही राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ अगर लड़ना है तो फिर अलायंस का मतलब क्या है? और सबसे ज्यादा जो मुखर रहे अरविंद केजरीवाल जी का जबरदस्त रहा।
दिल्ली में उन्होंने अलायंस कर लिया, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर हरियाणा में पहले साथ लड़े, फिर उनके खिलाफ लड़े, अब दिल्ली एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो मुझे एक बात बता दीजिए, इस अलायंस का मतलब क्या है? यह अलायंस तो बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी का दरअसल कोई महाराष्ट्र की राजनीति में अबू आदमी और एक दो नेताओं का जो भी उनकी हैसियत हो, लेकिन दरअसल महाआघाड़ी के 3 बड़े दलों के मुकाबले समाजवादी पार्टी वहां एक कमजोर प्लेयर है। फिर भी सैद्धांतिक असहमतियां सामने आई, उन्होंने अलग होने का निर्णय ले लिया। तो कमोबेश जो पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य है, विपक्ष बिखरने जा नहीं रहा है, बिखर चुका है और केवल औपचारिकता मात्र है। इसका बहुत जल्द आपको औपचारिक जो एक ऐलान हो सकता है वो इन्हें कर देना चाहिए। कम से कम द्वंद्व जो लोगों के मन में है वो खत्म हो जाए। अजय वर्मा जी, देखिए बार बार इसीलिए सवाल उठते हैं ना, कभी हम साथ साथ हैं और अगले ही पल हम आपके हैं कौन? ऐसे कैसे चलेगा सर? देखिए, अभी सुनील साजन बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वो लोग उनके मनोचिकित्सक से टेस्ट कराएं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये बताना फिर आपको चाहता हूं कि हम इंडिया गठबंधन में इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हम एक लोग दूसरे की मान सम्मान करते हैं, परवाह करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि 4N की सरकार नीतीश, नायडू, नरेंद्र, एनडीए में जब कोई चीज़ें आती हैं तो नहीं होती है। हम लोग डिस्कस में करेंगे और जब भी कोई ऐसा मुद्दा आएगा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर बंगाल की कोई बात आएगी तो ममता दीदी वहाँ चूंकि नेतृत्व कर रही है, उत्तर प्रदेश की आएगी तो समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर फैक्ट्स को फैक्ट्स कहना गुनाह है तो ये गुनाह तो इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, कल्याण बनर्जी जी ने ये बात कही है, ना कि ममता बनर्जी जी ने ये बात कही है। उनके एक एमपी हैं जो अभी कह रहे थे मेरे साथी कि नहीं सब ममता दीदी कह रही हैं। कल्याण बनर्जी जी का स्टेटमेंट है वहाँ कि इस तरह से, और अच्छा है सुधार करने के लिए कोई चीजें अगर आती हैं, बताई जाती हैं तो हराने के लिए जब दुश्मन मजबूत हो तो रणनीति भी मजबूती से बनाई जाती है। और उस मजबूत रणनीति का नतीजा ये होता है कि पहले हम लोग बनाकर और उसको फिर किस तरह से, किस क्षेत्र में, किस आधार पर, किस मूड पर जाके कर सकते हैं उसको, वो रणनीति कांग्रेस पार्टी तय कर रही है। और अपनी रणनीति दिल्ली के चुनाव के लिए हम लोग बना रहे हैं। आने वाले कल में बिहार में भी चुनाव आने वाला है। नीतीश जी का आपने सुना ही होगा जब कहा उन्होंने कि नहीं, अब मैं आज के बाद कभी भी जो है बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। दिल्ली में तो साथ नहीं लड़ रहे हैं ना आप, दिल्ली में है इंडिया गठबंधन। आप ये कहीं ना कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, कल का क्या हो तो पता चल चुका है सर। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह चुके हैं। अब कल का क्या मतलब? आप कह रहे हैं रणनीति बना रही है, इंडिया गठबंधन के तौर पर हम रणनीति बना रहे हैं सर। मैं बता रहा हूं, देखिए हर पार्टी को अपने बूथ लेवल पर मजबूत काम करने का अधिकार है। और हम दिल्ली की 70 सीटों पर देवेंद्र यादव, राहुल गांधी और अभी हमारे प्रभारी और हमारे लोग बने निजामुद्दीन साहब, आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? आप बात इंडिया गठबंधन की करते हैं, जब मैं उसकी बात कर देती हूँ तो आप कांग्रेस पर आ जाते हैं। सर सबको साथ लेने की बात कर देते हैं, फिर सबको छोड़कर अकेले अकेले सब चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए सवाल है ना सर, आप जवाब किस पर देंगे, कांग्रेस पर ही या इंडिया गठबंधन पर देंगे? देखिए हम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं है अब अलग है। जब तक किसी भी चीज की औपचारिक कोई चीजें नई घोषणा होती है, हर चीज वो हम लोग झूठ नहीं बोलते, ना झूठ में विश्वास करते, ना हरियाणा में तो नहीं हुआ था ना गठबंधन, वो तो औपचारिक था ना, चुनाव भी लड़ लिया, रिजल्ट भी आ गए, वो तो औपचारिक है ना। दिल्ली छोड़ दीजिए, चलिए। तो हरियाणा में अर्पिता जी, हरियाणा में 6 सीटें हमने ज्यादा जीती और 12% वोट ज्यादा आई हैं। अगर इनकी सरकार थी रिपीट करके तो हमारी हार कहां हुई है? उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, साहब हार गए, बम्पर हो गए हैं। ये इनका तरीका है। मतलब आपको वोट शेयर बढ़ाने, पिछली बार से सीटें बढ़ानी है, सरकार बनाना आपका लक्ष्य नहीं है सर। बहुत बड़ा दिल रखते हैं फिर आप, बहुत बड़ा सरकार बनाना हमारा वेरी फर्स्ट डे से टारगेट था। नहीं सर, आप तो कह रहे हैं हारे कहां, चलिए सरकार नहीं बनाई वो तो कोई बात ही नहीं है, सीट ज्यादा जीत ली, वोट शेयर हमारे बढ़ गए, यही सब गिनाते हैं ना आप। मतलब सरकार बनाना कौन सी बड़ी जीत की बात है? वोट शेयर बढ़ने चाहिए, दो सीटें थी तो मान लीजिए 3 हो जाए तो वो बड़ी बात हो गई ना सर, यही है ना। उल्टा बता ही नहीं रहा है कि यहाँ पर
बैटरियों में 99% कैसे बैटरी हमने बताया, किस तरह से हम जीत रहे थे, 55 वोटों से हमें हरा दिया गया। फिर सर घुमा के ईवीएम पर आ गए सर। अभी आप इसी को क्रेडिट मान रहे थे कि लीजिए हमने, देखिए हमारी सीट बढ़ी, पता नहीं हार क्यों कह रहे हैं। फिर जब मैंने पूछ लिया इस पर तो आप कह रहे ले लीजिए, अरे आप तो गलत पूछ रहे हैं, ईवीएम पर पूछिए। सर फिर आप घूम के ईवीएम पर आ गए। सर ये जो आपने आज चक्री बनाई है ना सर, चलिए मनोजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोजीत मंडल। नहीं देखिए, जो जेडीयू का प्रवक्ता है वो सब कह रहे थे एक मॉरल लेक्चर देते। आप लोग क्यों मॉरल लेक्चर देते हो? आप लोग कोई विश्वास ही नहीं करते। देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये पूरा महाराष्ट्र का मॉडल वहां चालू होगा। अब नीतीश जी का क्या होगा देखिए, आप 1 साल पहले और चुना होगा ना, और एक कुछ महीने में। तो आप मत लेक्चर दीजिए दूसरे पार्टी को। हम जानते हैं हमें क्या करना है। हम लोगों का ये एक ही मकसद है, बीजेपी को इस देश से पॉलिटिकली इनको यहाँ से हटाना। ये हमारा काम है कि ये देश को बांट रहे हैं, ये देश को एकदम पूरा इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टी को रहना नहीं चाहिए। और ये नेक एंड नेक फाइट हुआ था। अब देखिए ये पार्लियामेंट इलेक्शन में नेक एंड नेक फाइट 300 पर 400 पर नहीं हुआ था भाई साहब, और नहीं होगा भी आगे। हम लोग कौन लीडर होगा, कौन लीड करेगा, ये तैयार सब बैठ के करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हमारा एक ही मकसद है, ये देश को बचाना, ये देश जो इंडिया भारत, इसको बचाना और भाजपा को हटाना। ठीक है मनोजीत जी, मैं ये समझ गई। एक बात बताइए ना, चलिए पार्टी राज्यों के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी कर रही है। बंगाल में चलिए ममता बनर्जी स्ट्रांग है तो वहां उनको अब ज्यादा आप तवज्जो जल्द दे दीजिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थोड़ी मजबूत है, वहां वो हो गई। तो यहाँ राज्यों के हिसाब से अपनी अपनी रणनीति इंडिया गठबंधन की चल रही है। लेकिन बात केवल चुनाव की नहीं है, बात मुद्दों की भी है। एक मुद्दा ये तो आप समझा रहे हैं कि मोदी को हराना है, ये विपक्ष पूरी तरीके से तय कर चुका है। लेकिन अडानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होता है तो समाजवादी पार्टी और टीएमसी वहां होती नहीं है। मुद्दे भी सेम नहीं है। एक तरफ चर्चा होती कि नहीं संबल पर बात कीजिए, दूसरा कह रहा नहीं अडानी पर बात कीजिए। आप विपक्षी इतना ज्यादा बटा हुआ है, तय ही नहीं कर पा रहा कि पहले किस मुद्दे पर चर्चा हो जाए। जब आप सुन लीजिए, अभी आपको 2 ज्यादा से ज्यादा अच्छे मुद्दे बता दिया कि ये देश का जो एकदम तो इंटीग्रेशन है, देश का जो अखंडता है, ये अभी चैलेंज में हो गया। देखिए मणिपुर जल रही है, एक मुद्दा नहीं है। अदानी एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए है, लेकिन हमारे लिए मणिपुर एक मुद्दा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश जल रही है, हमारा मुद्दा नहीं है। तो सर ये इंडिया गठबंधन कैसे, हमारा मुद्दा नहीं है। सर इंडिया गठबंधन कैसे, मुझे ये बताइए। ठीक है मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, तो इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाकर कह रहा है कि चलिए इस पर चर्चा कीजिए, अडानी सेकंड नंबर पर बात करेंगे, संबल पे सेकंड नंबर पर बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं? आप ये कह रहे हैं बंगाल के हिसाब से ये बड़े मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से संबल बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी कह रही नहीं अडानी के मुद्दे पर बात कीजिए। तो ये गठबंधन की जब बात हो रही, मैं अभी भी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ सर, स्पष्ट करूं बार बार, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है। अजय जी से बात कर रही हूँ, वो कांग्रेस की बात करने लग रहे हैं। आपसे बात कर रही हूँ, आप टीएमसी की बात करने लग गए। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ सर। मैं भी इंडिया गठबंधन की बात, आप कांग्रेस को पूछ लीजिए कि मणिपुर बांग्लादेश उनका मुद्दा नहीं है, पूछ लीजिए। वो ये नहीं कहेंगे सर। बात तो ये ना, संसद किस मुद्दे पर नहीं चल रही है, किन मुद्दों पर चर्चा की बात हो रही है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पूरा इंडिया गठबंधन एक सर्वसम्मति से एक मुद्दा उठाए, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो अडानी का हो, चाहे वो संबल का हो, और ये कहे कि आइए पहले इस पर बात हो। उठाए थे नहीं उठाए थे, कहाँ उठाए सर? सर अभी सत्र में जो चल रहा है, संबल का मुद्दा अलग है, अडानी का मुद्दा अलग है। एक पक्ष कह रहा है चलिए अडानी पर चर्चा कीजिए, एक कह रहा है संबल पर चर्चा कीजिए, दोनों की राय अलग है। कैसे होगी फिर बात? आ रही हो सुनील जी, आ रही हो, बोलने दीजिए। देखिए ये अलग अलग पार्टी का अलग अलग मुद्दा हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा कोई अपोज नहीं करेगा। चुनाव भी हम अलग लड़ेंगे, हमारे मुद्दे भी अलग हैं, फिर साथ कहाँ है महाराज? ये नहीं समझ में आ रहा ना फिर। ठीक है बीजेपी समझ गई सर, दूसरा पार्टी को ना मुद्दे सेम लग रहे हैं, ना मुद्दे आपको सेम उठाने हैं, ना साथ चुनाव लड़ना है। राज्य में अलग गणित चल रहा है, उसके बाद कह रहे हैं हम सब साथ हैं। लेके आते हैं अब बीजेपी को तो आप नहीं प्रश्न पूछते हो, क्योंकि अजित पवार को क्यों भगा के लेके आया? अरे सर इंडिया गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं ना सर, इंडिया गठबंधन पर चर्चा हो रही है। अभी आप कह दीजिए महंगाई पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए। सर जिस चीज की चर्चा होगी उस पर बात करूंगी मैं। ठीक है मनोजीत जरा, ठीक है सर, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, नहीं समझ में आई। मैं तो सवाल पूछा सर। नाराज हाँ ठीक है सर, फिर रुकिए जरा। राजीव रंजन, ठीक सर समझ गए। नहीं सर अब ये मत बताइए ना मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, वो भी काम आप कर दीजिएगा क्या? सबको बैठ के तो सजेशन दे दिया आपने कौन सी पार्टी को क्या करना है। रुक जाइए, मेरा काम मुझे करने दीजिए, मत दीजिए उस पर ज्ञान। राजीव रंजन, देखिए सबसे पहली बात है,
अब टीएमसी के नेताओं को नसीहत नहीं देनी चाहिए। दरअसल जिस इंडिया की वकालत कर रहे हैं उस इंडिया में ये है ही नहीं है। ये चुनाव जो लड़ रहे थे कांग्रेस और लेफ्ट वहां इनके खिलाफ लड़ रहे थे। फिर उस अलायंस का मतलब क्या है? बाय इलेक्शन आप अपने तरीके से लड़ेंगे, जनरल इलेक्शन अपने तरीके से लड़ेंगे, अपने साथियों के खिलाफ लड़ेंगे, मुद्दों पर सहमति नहीं होगी, चेहरे पर सहमति नहीं होगी, नेता कौन होगा ये तय नहीं है। और बिहार को लेकर क्या परेशान हो रहे हैं? दरअसल बिहार को लेकर परेशान नहीं हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2 अवसरों पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का फैसला किया। उस फैसले का पछतावा उन्होंने अनेक अवसरों पर जाहिर किया। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है वो 1.5 दशक से ज्यादा साथ रहने का है। और ये पिछले जो हम ये कहें कि अगर 18-19 वर्षों का हमारा साथ है तो इसमें 3 वर्ष महागठबंधन, लेकिन आपकी तरह नहीं कि आप हैं और नहीं हैं। हम जहां भी रहे हैं वहां रहे हैं। ठीक है। जहां तक आप महाराष्ट्र की तुलना कर रहे हैं बिहार से, जब बिहार में सीटें कम हुई नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आग्रह पर उन्होंने इसे स्वीकार किया और बिहार के मुख्यमंत्री हुए। और अभी तो लोकसभा चुनाव हुए हैं, आपको बिहार के जो विपक्ष की हालत है उसका पता कर लीजिए। और अभी उपचुनाव हुए, कहीं कोई वहां इंडिया की चुनौती बिहार में नहीं है। चलिए ठीक है, सुनील जी। देखिए अर्पिता जी, आप एक बात बार बार कह रही थी कि अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सदन में, सदन के बाहर सभी दलों से तालमेल बनाए और ये सबका सुझाव लेकर के ये तय करे कि किस दिन संभल का मुद्दा उठाना है, किस दिन अडानी का उठाना है, किस दिन बेरोजगारी का उठाना है और किस दिन बंगाल का उठाना है। जब तक तालमेल, कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ, ये पूरा देश बीजेपी से परेशान है, मोदी जी की नीतियों से परेशान है, तो उसके जो अगर पूरा देश बीजेपी से छुटकारा पाना चाहता है तो ये हमारे, यानी कांग्रेस की जिम्मेदारी थी और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है ना सुनील जी, यही कह रहे हैं आप? वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही और आप इनडायरेक्टली वे पर ये भी कह रहे हैं कि नेतृत्व एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ही कर रही है इंडिया गठबंधन की। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि इस गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस को वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। छोटा सा रिएक्शन अजय जी, जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही कांग्रेस पार्टी। देखिए, अभी मैं राजीव रंजन जी एक बात कह रहे थे। रंजन जी, आप अभी जागरूक नहीं है। आप 70+ सीट पे थे नीतीश जी, भाजपा। अजय जी, वो कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ, भाजपा जिस डाल पे बैठ जाती है उसी डाल को काट देती है। मैं वही बता रहा हूँ जी अर्पिता, वही बता रहा हूँ। भाजपा ने 70+ खुद कर लिया और आपकी डाल काट के आपको 40 के नीचे पहुंचा दिया। और रहा जिम्मेदारी का सवाल, निस्संदेह कांग्रेस बड़ी पार्टी है। ये सारे मुद्दे देखिए हमारी प्रायोरिटी है, मणिपुर भी, संबल भी, अडानी भी, लेकिन देश के मुद्दे। चलिए, समय इतने की इजाजत देती, यही तो वो कह रहे हैं कि तय ही नहीं हो पा रहा है कि कौन से मुद्दे उठाने हैं। हर विपक्ष का जो दल है वो अलग अलग मुद्दे उठा रहा है, चुनाव भी अलग अलग लड़ रहा है, लेकिन राग हम साथ साथ है का है। वो वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।